कहां तक हुआ था? जल पर आना है। ओके ओके। विद्यार्थी सब गया किधर है? रक्षाबंधन गजब स्थिति। लगता अगला साल रक्षाबंधन खत्म हो जाएगा क्या? पढ़ने का उम्र है दोस्तों। पर्व त्योहार ऐसे आता है, वैदिक काल से ही चला आ रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। 2-3 साल पर्व नहीं मनाइएगा तो बहुत कुछ होने जाएगा, समझे? चलिए, अब केमिस्ट्री अंतिम दौर में है और चाहते हैं जितना जल्दी समाप्त हो उतना लेट लग रहा है। ठीक है, अंतिम में ही लेट लग रहा है। ठीक है, हमारी कोशिश है। अब बहुत एक चैप्टर बचा हुआ है। ईंधन वाला चैप्टर तो बहुत छोटा है, मेनली ऑर्गेनिक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। और आप लोग प्रश्न करते जा रहे हैं कि नहीं? प्रश्न बहुत ज्यादा आप लोग करते जाइएगा, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन आंसर का वीडियो क्लास करवाएंगे, समझे कि नहीं? इसीलिए प्रश्न बनाते जाइए, जो दिक्कत होता है क्लास में उठाते जाइए। और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से आपको डिटेल में पढ़ा दिया जाए ताकि कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो हम इससे पिछले क्लास में हाइड्रोजन के बारे में पढ़े थे, हाइड्रोजन के तमाम गुणों के बारे में पढ़े थे। और हमारे ऑनलाइन क्लास से आप सब जुड़े हुए हैं ना? ऐप डाउनलोड किए हुए हैं ना? ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, कई सारे क्लास फ्री में भी अवेलेबल रहते हैं, तो खाली समय है तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नहीं कर सकते तो करवा सकते दूसरे का। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड करके रखिएगा। इससे क्या होता है, कभी कभी ये सुविधा मिल जाती है कि जैसे आपको बोल दे कि क्वेश्चन आंसर वाला क्लास है, तो ज्यादा तो उसमें सब कुछ समझाए हुए रहते हैं, अधिकांश प्रश्न आप खुद बना लिए होंगे, तो कभी कभी लेट हो जाता है तो आप लोग को बोल देते हैं कि वीडियो क्लास कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, हमारी भी समय बचत होगी, आपकी भी होगी, जल्दी कोर्स कंप्लीट होगा। लेकिन ऐप डाउनलोड नहीं किए तो फिर दिक्कत हो जाता है। ऑनलाइन वाले सबको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑफलाइन वाले को हम बोल रहे हैं अभी। तो सब अपने मोबाइल से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं किए हैं तो, और ऐप डाउनलोड कीजिए और प्ले स्टोर पर जाइएगा तो 3-4 आज कम से कम 50 आदमी कम से कम अच्छा रिव्यू दे दीजिएगा, 5 में 5 स्टार मार दीजिएगा। ठीक है, प्ले स्टोर पर थोड़ा देखे रेटिंग घट गया था, 4.4 था, 4.3 आ गया है। ठीक है, तो आप लोग जा करके थोड़ा अच्छा बात लिख दीजिएगा, हमें भी फायदा होगा। नौकरी करिएगा तो आपको भी फायदा होगा। ठीक है, ठीक है, प्ले स्टोर में जाना है, डाउनलोड कर लिया, फिर भी जा करके रिव्यू दे देना है कि बिट्टू जा मस्त, रोशन आनंद वेरी मस्त। ऐसे हल्ला मत करिए। तो आज हम और देख रहे हैं यूट्यूब पर जो वीडियो वायरल करता है उस पर एक्शन कहीं लेता है। अरे कुछो करो, उसको बंद करवाओ, कुछो या झूठो मुठ का FIR मरवा दो उस पे, झूठ मूठ। अब देखिए क्लास में क्या होता है कि बहुत बात जो बोलते हैं वो माहौल के अनुसार बोलते हैं, पहले से माहौल बना दिए हैं तब बोले हैं, तो आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कुछ जो है यूट्यूबर सब क्या करता है कि माहौल वाला चीज को काट देता है, जो बोले हैं उसको वायरल कर देता है। अब ऑनलाइन बोलते, ऐसे लोगों पर नजर रखो, ठीक है, कौन है नया, उस पर नहीं कुछ होता है थरम जाकर एप्लीकेशन डाल देना कि ऐसे ऐसे हमारे कोचिंग से कंप्यूटर खोल कर एक चला गया, कुछ से कुछ क्या, बाद में पुलिस पकड़ेगा तब 2-4 दिन इधर उधर होगा, अपने उस शांत हो जाएगा। कुछ भी करो उसको कानूनी दायरे में लाओ,
तो आज हम हाइड्रोजन के सबसे प्रमुख कंपाउंड जल के बारे में पढ़ रहे हैं। जल, अब जल के एक एक गुणों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला कि जल एक ऐसा पदार्थ है जो साधारण ताप एवं दाब, साधारण ताप एवं दाब, ये बात तो आप जानते हैं। साधारण ताप 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन को कहते हैं, और एक एटमॉस्फेरिक को सामान्य दाब कहते हैं। तो जल जो हाइड्रोजन का एक सबसे प्रमुख कंपोनेंट है, सॉरी कंपोनेंट कहते हैं, कंपाउंड है, इसका सबसे पहला गुण है कि जल इस प्रकृति का एक ऐसा पदार्थ है जो साधारण ताप और दाब पर ठोस के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे बर्फ हो गया, द्रव के भी रूप में पाए जाते हैं जैसे खुद जल हो गया, और गैस के भी रूप में पाए जाते हैं जैसे कि जलवाष्प हो गया। बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्र बर्फ से ढके होते हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है, जल का उपयोग आप करते ही हैं। और हमारे वायुमंडल में एक निश्चित मात्रा किसकी है? जलवाष्प की है। तो जल एक ऐसा पदार्थ है जो साधारण ताप और दाब पर तीनों ही अवस्था में पाए जाते हैं। बर्फ भी H2O, जल भी H2O, जलवाष्प भी H2O, तीनों एक ही पदार्थ है, भिन्न भिन्न रूप है। तो जल के सबसे बड़ी खासियत यही है कि सामान्य ताप एवं दाब पर यह तीनों अवस्था में पाए जाते, तीनों अवस्था। और ये तीनों अवस्थाएं आप जानते हैं, ऐसा किसी और पदार्थ के साथ नहीं है, यह केवल जल के साथ है कि जल एक ऐसा पदार्थ है जो साधारण ताप और दाब पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। क्लियर? पहला गुण समझे, अगला गुण पर आते हैं, एक एक गुणों को हम देखते जाते हैं। अब जल जो है दोस्तों, जल के पैरेलल, या आप कहिएगा कि जल तो द्रव अवस्था में है और साधारण ताप पर ये तीनों अवस्था में ही पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस अवस्था में है वो कौन है? जलीय। आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी साधारण ताप पर क्या है? द्रव है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी साधारण ताप पर क्या है? द्रव। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी साधारण ताप पर क्या है? द्रव है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी साधारण ताप पर क्या है? द्रव है। और जल भी क्या है? द्रव है। अब जल की बात करिएगा और इन सब द्रव की अगर बात करिएगा तो इन सब द्रव के तुलना में जल का पृष्ठ तनाव क्या है? महत्तम है। इन सब द्रव के तुलना में जल का विशिष्ट उष्माधारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या क्या है? महत्तम है। इन सब द्रव के तुलना में जल का क्वथनांक या फिर द्रवनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या है? महत्तम है।
तो जल का गुणों की तुलना अगर हम अन्य किसी द्रवों के साथ करें, HF क्या है? HF भी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल भी साधारण ताप पर द्रवीय अवस्था में रहते हैं। तो अगर हम जल जो कि एक द्रव अवस्था में है, इनकी तुलना किसी और द्रव के साथ करें, प्रकृति में पाए जाने वाले अन्य द्रवों से अगर हम जल की तुलना करते हैं, तो जल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक, जल की विशिष्ट उष्माधारिता सबसे अधिक, जल का बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे अधिक। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? अन्य द्रवों के तुलना में जल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है, अन्य द्रवों के तुलना में जल की विशिष्ट उष्माधारिता सबसे अधिक होता है, अन्य द्रवों के तुलना में जल का क्वथनांक और द्रवनांक भी सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जल के अणुओं के बीच मौजूद है क्या? हाइड्रोजन बंधन। जल के अणुओं के बीच, जल के अणुओं में कौन सा बंधन मौजूद है? हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। और इन सब में कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड की चर्चा हम चैप्टर नंबर 4 में ही कर चुके हैं। बताए थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच, हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच जो है क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो इन सब की एक यहां पर इसको हटाना पड़ेगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जल की जो सबसे अधिक वाली गुण जल में मौजूद है, वो जल में किसकी उपस्थिति के कारण? हाइड्रोजन बंधन के कारण। और इन सब में हाइड्रोजन बंधन नहीं है, ठीक है ना? इन सब में हाइड्रोजन बंधन नहीं है, जबकि जल में हाइड्रोजन बंधन मौजूद है। तो अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए कि इस द्रव के तुलना में जल का विशिष्ट उष्माधारिता अधिक होता है, क्यों होता है? तो जल में हाइड्रोजन बॉन्ड। इन सब द्रव के तुलना में जल का क्वथनांक द्रवनांक अधिक होता है, क्यों होता है? तो जल का हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक है। इन सब द्रव के तुलना में जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने का कारण क्या है? तो जल में हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि जल के अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति जल को अनोखा बना देता है, सबसे यूनिक बना देता है। क्लियर बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो जल के अणुओं के बीच कैसा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जल में एक विशिष्ट प्रकृति आ जाती है। वो विशिष्ट प्रकृति क्या? तो सबसे ज्यादा पृष्ठ तनाव वाले द्रव इस प्रकृति में कौन है? द्रव। सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्माधारिता वाला द्रव इस प्रकृति में कौन है? सबसे ज्यादा क्वथनांक द्रवनांक वाला द्रव इस प्रकृति में कौन है? जल है। और जल में इस तरह का गुण जल में क्या होने के कारण आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। क्लियर बात समझ गए? तो पहला गुण जल के बारे में हम क्या पढ़े थे कि जल साधारण ताप और दाब पर तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। दूसरा गुण क्या पढ़े कि जल के अणुओं के बीच अर्थात जल में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इनके बीच कैसा बंधन है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसके कारण इसमें विशिष्ट प्रकृति के गुण मौजूद होते हैं। प्रकृति में अन्य जो द्रव अवस्था वाले पदार्थ हैं, उनसे बिल्कुल भिन्न गुण रखते हैं। कौन? जल। क्लियर? बस समझ गए? अब हम जल के तीसरे गुणों पर आते हैं। जल के तीसरे गुणों पर। जल के अणु की आकृति। जल के अणु की
आकृति कैसी? तो जल के अणु की आकृति देखिएगा, वो अंग्रेजी अल्फाबेट के भी अक्षर के समान होता है। किस प्रकार होता है? तो जल के अणु में ऑक्सीजन और इस तरह जुड़े होते हैं क्या? हाइड्रोजन, और इसके बीच बंधन कोण का मान कितना होता है? 105 डिग्री। तो जल के अणु की जो आकृति है कुछ इस तरह, जल के अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े होते हैं, और इसके बंधनों के बीच का कोण कितना होता है? 105 डिग्री होता है। कितना होता है? तो जल के अणु की आकृति कैसी होती है? अंग्रेजी के बी अक्षर के समान, और उसके बीच का बंधन कोण कितना होता है? 105 डिग्री। 105 डिग्री होता है। जल के अणु में बंधन कोण का मान कितना होता है? 5 डिग्री होता है। जल के अणुओं की आकृति कैसी होती है? बी अक्षर के समान होती है। कैसी होती है? बी अक्षर के समान होती है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जल के अगले गुण पर जाते हैं। आप समान रूप से ये जानते होंगे दोस्तों कि कोई भी पदार्थ को जब गर्म करते तो वो क्या होते हैं? फैलते हैं। किसी भी पदार्थ को गर्म करते तो वो क्या होता है? फैलता है, फैलता है। और ठंडा करते हैं तो वो क्या होता है? सिकुड़ता है। गर्म करते हैं तो फैलता है, ठंडा करते हैं तो सिकुड़ता है। ये समान रूप से हम अंदाजा लगा करके बोल सकते हैं कि जब हम कोई पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो पदार्थ उसमें ऊर्जा प्राप्त करके फैलता है और उसमें ऊर्जा निकाल करके सिकुड़ता है। लेकिन ऐसा व्यवहार जल प्रदर्शित नहीं करते। समान रूप से अगर किसी भी पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे तो वह गर्म होगा तो अपना आयतन को बढ़ाएगा, यानी उसका आकार क्या होगा? फैलेगा, और ठंडा करने पर सिकुड़ेगा। लेकिन जल इस तरह का व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करते। जल किस तरह के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर जल को हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो आयतन क्या होता है? घटता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर आकर के आयतन क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर आकर के आयतन क्या हो जाता है? अब फिर आप 4 डिग्री से ऊपर गर्म करिए, 4 डिग्री से ऊपर गर्म करिए, 100 से ज्यादा भी कम कर दीजिए, उसके बाद इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। तो जल का एक खास गुण यह है कि जब जल को हम 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो इसका आयतन बढ़ने के बजाय शुरुआत में क्या होता है? और घटते 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 4 डिग्री पर आकर के जल का आयतन क्या हो जाता है? फिर 4 डिग्री से ऊपर आप गर्म कीजिए तो फिर आयतन क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। जबकि अन्य पदार्थ को शुरुआत से ही गर्म करिए, वो फैलकर आयतन क्या होता है? बढ़ने लगता है। लेकिन जल के साथ ऐसा नहीं होता। अब फिर इसको उल्टा मान लीजिए कि कोई जल 100 डिग्री गर्म है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? गर्म है। तो 100 डिग्री सेल्सियस गर्म है तो आप इसको ठंडा करिएगा तो 4 डिग्री सेल्सियस तक आते आते इसका आयतन पहले क्या होगा? घटता है। और 4 डिग्री पर आकर के इसका आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है दोस्तों? न्यूनतम हो जाता है। अब फिर अगर 4 डिग्री से गर्म करके आप कहां ले जाइएगा? 0 डिग्री, तो फिर इसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है।
तो जल को अगर हम ठंडा करें या गर्म करें 4 डिग्री पर उसका आयतन क्या होगा? न्यूनतम होगा। 4 डिग्री पर उसका आयतन क्या होगा? तो जल को हम 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म करना शुरू करेंगे तो शुरुआत में आयतन घटेगा घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर आकर आयतन क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका आयतन क्या होगा? बढ़ने लगेगा। फिर अगर इसको एक गर्म जल को आप ठंडा करिए तो गर्म जल को शुरुआत में ठंडा करेंगे, आयतन क्या होगा? घटेगा और 4 डिग्री पर आकर के आयतन क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। और उसके बाद आयतन क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा और 0 डिग्री पर जल बर्फ बन जाएगा और बर्फ का आयतन जल से कम होता है, जल से अधिक होता है। क्यों? तो 4 डिग्री के बाद जो ठंडा करिएगा तो आयतन बढ़ेगा। इसलिए समान द्रव्यमान वाले बर्फ का आयतन समान द्रव्यमान के जल से क्या होता है? ज्यादा होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आप जल को गर्म करिए या ठंडा, शुरुआत में आयतन क्या होता है? अब बाद में क्या होता है? आप जल को गर्म कीजिए या ठंडा, शुरुआत में आयतन क्या होता है? शुरुआत में आयतन क्या होता है? अब बाद में बढ़ता। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हो कि क्या होगा जब जल को 0 से 10 तक गर्म करेंगे, 0 से 90 तक गर्म करेंगे, क्या होगा जब जल को 100 से ठंडा करके 0 तक लाएंगे। तो आप ये ध्यान में रखिएगा जल को गर्म करना है या ठंडा करना है। शुरुआत में आयतन क्या होगा? अब बाद में क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? बात समझ गए? तो कोई भी पदार्थ को गर्म करने पर वह फैलते हैं। किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर वह फैलते हैं। किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर वह फैलते हैं। लेकिन जल के साथ ऐसा, जल को शुरुआत में आप गर्म करिए ठंडा, आयतन क्या होगा? घटेगा। लेकिन बाद में क्या होगा? जल का आयतन 4 डिग्री पर क्या हो जाता? अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे, यानी कि जहां पर आयतन न्यूनतम हो जाएगा वहां पर घनत्व क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। जहां पर आयतन न्यूनतम हो जाएगा वहां पर घनत्व क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है तो घनत्व क्या हो जाएगा? तो किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और किस ताप पर आयतन न्यूनतम होता है? घनत्व और आयतन के बीच का संबंध देख रहे हैं ना, क्या है? इनवर्स है। तो आयतन जहां न्यूनतम होगा घनत्व वहां पर क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। घनत्व वहां पर क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ऐसा प्रश्न कई बार पूछ देगा, जैसे क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है, क्या होगा जब जल को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन सीधे उल्टा पूछेगा, क्या होगा जब जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाएगा। आयतन के संदर्भ में दोनों प्रश्न का एक ही उत्तर होगा। दोनों प्रश्न का एक ही उत्तर होगा। आयतन पहले बाद में बढ़ेगा। तो क्वेश्चन गर्म करे ठंडा करे और आयतन के संदर्भ में अगर पूछा जा रहा है और उसमें 4 डिग्री सेल्सियस कॉमन होनी चाहिए।
4 डिग्री सेल्सियस कॉमन है, तो सीधा उत्तर होगा आयतन पहले घटेगा बाद में, और आयतन घनत्व का उल्टा होता है, तो घनत्व क्या हो जाएगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। आयतन जिस रूप में बदल रहा है उसका उल्टा रूप में बदलेगा क्या, तो आप आयतन को याद रखिए। तो जल को अगर ठंडा करें या गर्म करेंगे, दोनों स्थितियों में पहले आयतन घटेगा बाद में, क्लियर, बात समझ गए। तो कितने गुणों को अब तक समझे हैं, 4 गुणों को। अगला गुण समझते हैं जल का। जल जो है, जल जो है, एक क्वेश्चन है कि 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री गर्म करेंगे तो आयतन क्या होगा, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। सीधा सवाल है, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। सिर्फ टेम्परेचर का जो रेंज है उसमें बीच में क्या रहनी चाहिए, 4 डिग्री, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। 5वें गुण पर आइए कि जल जो है, जल को सार्वत्रिक विलाय की संज्ञा दी गई है, यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जल को सार्वत्रिक विलायक की संज्ञा दी गई है, यानी कि जल में कई सारे पदार्थों का आपस में घुला लेने की क्षमता है। भिन्न भिन्न पदार्थों को घुलाने की क्षमता जितनी ज्यादा जल में है उतना किसी और द्रव में नहीं है। अक्सर आप भी दैनिक जीवनों में किसी भी चीज को घुलाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, जल का इस्तेमाल करते हैं। और जल में यह क्षमता है अन्य द्रवों के तुलना में कई गुना ज्यादा क्षमता है कि जल ढेर सारे पदार्थों को अपने में क्या कर सकता है, घुला सकता है, अपने में क्या कर सकता है, घुला सकता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक। और जल ढेर सारे पदार्थों को अपने में घुला सकता है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है जल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, महत्तम होता है। अब जल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट महत्तम होता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जल बहुत ज्यादा, अब जानते हैं कि जल में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल आयन में क्या होगा, टूट जाएगा। आयन में क्या होगा, टूट जाएगा। अगर हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करें, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो जल आयन में क्या होगा, टूट जाएगा। जल आयन में क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन आप कितना भी विद्युत धारा दे दीजिएगा तो क्या करेगा, टूट जाएगा। अगर विद्युत धारा देने से जल आयन में टूटता है तो विद्युत धारा की एक निश्चित मात्रा देने पर ही यह आयन में टूटेगा। जितनी जरूरत है उससे कम विद्युत ऊर्जा दीजिएगा तो फिर यह आयन में नहीं टूटेगा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है कि यह कितने ज्यादा विद्युत ऊर्जा का सहन कर सकता है, यानी कितने ज्यादा विद्युत ऊर्जा का सहन करके ये आयन में नहीं टूटता है। इसी को मापा जाता है किससे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, जो जल का सबसे ज्यादा होता है। प्रकृति में जो अन्य द्रव है उसके तुलना में जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट महत्तम होता है, इसीलिए जल ज्यादा से ज्यादा पदार्थों को अपने में घुलाने की क्षमता रखता है। और यही कारण है कि जल को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। जल को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक। कोई दिक्कत, बात समझ गए। अगले गुणों पर आते हैं।
अगला गुण इतना याद रखना है। अब हम समझेंगे मृदु जल, सॉफ्ट वाटर और कठोर जल, यानी क्या, हार्ड वाटर। मृदु जल और कठोर जल, मृदु जल और कठोर जल। अब ये क्या है? अभी तक जितने गुण बताए सब याद हो गया है ना? एकदम क्लास में याद हो जानी चाहिए। एक बार ये तो रिवाइज कर लेते हैं, तब हम लोग मृदु जल और कठोर जल पर जाएंगे। कितने सारे गुणों को हम देखे हैं। ध्यान दीजिए एक बार। सबसे पहले हम ये समझते कि साधारण ताप एवं दाब पर जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। दूसरा ये पढ़े थे कि प्रकृति में जो अन्य द्रव पदार्थ है उसके तुलना में जल का पृष्ठ तनाव, विशिष्ट उष्माधारिता और क्वथनांक, द्रवनांक क्या होता है, महत्तम होता है। क्या होता है? महत्तम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगला गुण हम ये पढ़े थे कि जल के अणु की जो आकृति होती है कैसी होती है, बी, और उनके बीच का बंधन कौन। और अगर जल के अणु का हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो sp3, हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो sp3। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन आया हुआ एक बार कि जल में जल के अणुओं का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो क्या याद रखना है, sp3। जल के अणुओं के बीच का बंधन कोण कितना होता है, 105 डिग्री। उसके बाद हम ये पढ़े थे जल असामान्य व्यवहार करते हैं। जल को पहले शुरुआती 4 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर आयतन क्या होता है, बढ़ता है। 4 डिग्री से ऊपर गर्म करने के बाद आयतन बढ़ता है। जल को गर्म करें या ठंडा करें, दोनों स्थितियों में पहले आयतन घटता है और फिर आयतन बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर जल का आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। जल का आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर आयतन न्यूनतम होता है तो घनत्व न्यूनतम हो जाएगा, घनत्व न्यूनतम हो जाएगा। उसके बाद हम अगला गुण पढ़े थे कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है, इसलिए क्योंकि जल ढेर सारे पदार्थों को अपने में क्या कर सकता है, घोल सकता, अपने में क्या कर सकता है, घोल सकता है। अब आते हैं हम मृदु जल और कठोर जल, ये क्या इसको समझते हैं, मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल कठोर जल क्या है? अरे किधर दिया, इधर देखो, नहीं जी पा रहा है, इधर देखो। मृदु जल और कठोर जल। अब ध्यान दीजिए कि मृदु जल और कठोर जल क्या है। ऐसे जल जो साबुन के साथ झाग देता है उसे क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। मृदु जल वो जल है जो साबुन के साथ झाग देता है, और कठोर जल उस जल को कहते हैं जो साबुन के साथ झाग। तो ऐसे जल जो साबुन के साथ झाग प्रदान करे उसे क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। और ऐसे जल जो साबुन के साथ झाग नहीं प्रदान करे उसे क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं।
अब ध्यान दीजिए कि जो वर्षा का जल होता है वो क्या होता है? मृदु जल होता है। वर्षा का जल किस प्रकार का? और वर्षा का जल जब हमारी पृथ्वी के भूपर पट्टी पर गिरती है तो भूपर पट्टी पर कई सारे लवण है, सॉल्ट है, वो जल में घुल जाते हैं, जिससे जल क्या हो जाते हैं? कठोर जल हो जाते हैं। और कठोर जल मतलब वो साबुन के साथ झाग नहीं देगा। कठोर जल मतलब वो साबुन के साथ झाग नहीं देगा। तो वर्षा का जल किस प्रकार का जल होता है? मृदु जल। और जब वर्षा के जल मृदु जल है या मृदु जल में जब कोई लवण सब घुल जाते हैं तब ही उसमें क्या आ जाती है? कठोरता हो जाती है। तो मृदु जल कठोर जल को कैसे पहचानेंगे? इसमें कोई दिक्कत? जो साबुन के साथ झाग देगा उसे क्या कहेंगे? मृदु जल कहेंगे। जो साबुन के साथ झाग नहीं देगा उसे कठोर जल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अब कठोर जल की कठोरता भी दो प्रकार की होती है। मान ली कठोर जल है, हार्ड वाटर है, मतलब वो साबुन के साथ झाग नहीं दे रहा। ये कठोरता भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक अस्थायी कठोरता, टेम्पोररी हार्डनेस। एक अस्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस। अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। जल की ऐसी कठोरता, जल की ऐसी कठोरता जो जल को उबालने से दूर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? अगर जल की कठोरता जल को उबालने से दूर हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अस्थायी कठोरता कहते हैं। और ऐसी कठोरता जो उबालने से दूर न हो उसे क्या कहते हैं? अस्थायी कठोरता। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अस्थायी कठोरता मतलब वो कठोरता जो उबालने से क्या हो जाए? दूर हो जाए। अस्थायी कठोरता जो उबालने से दूर नहीं हो। हम जानते हैं कि कठोरता जो है वो लवणों के घुलने के कारण, सॉल्ट के घुलने के कारण आती है। तो ये जो अस्थायी कठोरता है जो उबालने से दूर हो जाते हैं, इस अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या दोनों है। अगर जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट घुला हुआ है या जल में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुला हुआ है या जल में दोनों घुला हुआ है, तब जो कठोरता आती है उसे हम क्या कहते हैं? अस्थायी कठोरता कहते हैं। और अस्थायी कठोरता जो है, अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट या सभी के सभी घुले होने के कारण आती है। ध्यान दें बात को। तो अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, जबकि अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट। तो जब जल में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट जैसे लवण घुल जाते हैं तब किस प्रकार की कठोरता आती है? अस्थायी कठोरता को आप उबाल करके दूर नहीं कर सकते हैं। और जब बाइकार्बोनेट घुले होते हैं तब कौन कठोरता? और अस्थायी कठोरता को आप उबालने से उबालकर दूर कर सकते। अब देखिए कि जो कठोर जल है वो ना तो पीने के योग्य है और न ही कपड़ा खींचने के योग्य है, क्योंकि उसके साथ साबुन झाग देता ही नहीं है। तो इसका उपाय डिटर्जेंट है, यानी कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है, लेकिन उसके जगह हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो पर्याप्त झाग देता है। लेकिन साबुन झाग नहीं देगा पर्याप्त अगर कठोर जल रहेगा। तो जो कठोर जल है, क्या हुआ इसको जी?
रोशन क्या है? कर प्रॉब्लम हो रहा है लाइव सेंटर से, वाईफाई बढ़ाइए। पहले वाईफाई इन्फिनिटिव हुआ है यहाँ पर, क्या जी? वाईफाई इन्फिनिटिव स्टीप पर चल रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। तो कठोर जल जो है वह क्या है? तो ना तो पीने के योग्य है और ना ही सफाई करने के योग्य है। क्लियर? अरे इसको हटाओ जी, हटाओ, ब्लॉक करो। झूठ मूठ का कमेंट कर रहा है। किसी को और किसी को दिक्कत हो रहा है? और किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है? और किसी को दिक्कत हो रहा है जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए? चलिए, सत्यम कुमार, विवेक यादव, उसका कमेंट को ब्लॉक करो। खाली कमेंट इन ब्लॉक क्या है? क्लास देख सकता है ना? हाँ, चलिए, सबका सही है। झूठ मूठ का वाईफाई करो, यही करो, वो करो। तो कठोर जल क्या बता रहे थे? कठोर जल ना तो पीने में उपयोगी है और न ही सफाई के उपयोगी। तो हमें फिर कठोर जल की कठोरता दूर करनी पड़ेगी। कठोर जल की कठोरता दूर करनी पड़ेगी। तो हम कैसे दूर करेंगे? तो अस्थायी कठोरता, तो अब जब अस्थायी कठोरता, ठीक है, अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता तो उबालने से दूर हो गया। अस्थायी कठोरता उबालने से दूर हो गया। तो अस्थायी कठोरता जो है, अस्थायी कठोरता को आप उबाल कर दूर कर सकते हैं। और दूसरी विधि है क्लार्क विधि। कौन विधि? क्लार्क विधि। क्लार्क विधि में इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का, यानी कि क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्विकलाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विकलाइम कहते हैं। तो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है, और अस्थायी कठोरता का कारण क्या? बाइकार्बोनेट। अस्थायी कठोरता का कारण क्या? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जल के अस्थायी कठोरता को कैसे कैसे दूर किया जाता है? उबाल कर दूर किया जाता है। या दूसरी विधि कौन सी विधि है? क्लार्क विधि। दूसरी विधि कौन विधि है? क्लार्क विधि। अब क्लार्क विधि में क्या इस्तेमाल किया जाता है? चूना। जल में चूना डाल दिया जाता है। जल में चूना डालने से ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है, इससे अभिक्रिया करके जल के नीचे में बैठ जाते हैं और ऊपर में आपका सॉफ्ट वाटर मृदु जल तैरते हैं। तो अस्थायी कठोरता को हम उबाल करके या अन्य किसी विधि से दूर कर सकते हैं, लेकिन अस्थायी कठोरता जो है यह उबालने से दूर होती नहीं है। अस्थायी कठोरता जो है यह उबालने से दूर होती नहीं है। और अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब लवण अगर जल में है तो अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कई विधि प्रचलित है, जिसमें है पहला सोडा विधि। कौन विधि? सोडा विधि में सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। किसका? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु जुड़े होते हैं और इसे वॉशिंग सोडा के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पहली विधि आपका कौन? सोडा विधि। सोडा विधि में किसका इस्तेमाल किया जाता है? जल की कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, इसीलिए इसका नाम क्या है? सोडा विधि। दूसरा है कैल्गोन विधि। क्या है? कैल्गोन विधि। कैल्गोन विधि में कैल्गोन का इस्तेमाल होता है और कैल्गोन का N2N4P6O, यह है कैल्गोन का फार्मूला।
जिसे सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट भी कहते हैं। जल में कैल्गोन को डालकर ही, इसी यही कैल्गोन का फार्मूला, कैल्गोन सोडियम का कंपाउंड है और कैल्गोन विधि से अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कैल्गोन को जल में डाला जाता है। तीसरा है आयन विनिमय विधि। तीसरा क्या है? आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि में अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सोडियम रेजिन का, सोडियम रेजिन का। और चौथा विधि है परमुटिट विधि। कौन विधि? परमुटिट विधि। परमुटिट विधि में इस्तेमाल किया जाता है सोडियम जियोलाइट का, सोडियम जियोलाइट का। सोडियम जियोलाइट को शॉर्ट में N2Z प्रदर्शित करते हैं। सोडियम रेजिन को डायरेक्ट फार्मूला बहुत विस्तार पूर्वक, इसीलिए डायरेक्ट सोडियम रेजिन लिख दिए हैं। आप याद रखिएगा कि आयन विनिमय विधि में सोडियम रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये Z है, N2Z में ही प्रदर्शित किया जाता है सोडियम जियोलाइट को, सोडियम जियोलाइट को। तो अस्थायी कठोरता जो उबालने से दूर नहीं होती है, उस अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कितनी विधियां प्रचलित है? 4। सोडा विधि, कैल्गोन विधि, आयन विनिमय विधि और परमुटिट विधि। सोडा विधि, कैल्गोन विधि, आयन विनिमय विधि और परमुटिट विधि। अब इन सब में सबसे ज्यादा उपयोग जो लाया जाता है वह कौन विधि है? परमुटिट विधि है। वो कौन विधि है? परमुटिट विधि। और परमुटिट विधि की सबसे बड़ी खासियत यह है, परमुटिट विधि की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस विधि के द्वारा आप अस्थायी कठोरता के साथ साथ अस्थायी कठोरता को भी दूर कर सकते। अस्थायी कठोरता को साथ साथ अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते। किस विधि के द्वारा? क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो जल की कठोरता समझे कि नहीं? एक बार आइए फिर से देख लीजिए क्या क्या हम कठोरता के बारे में पढ़े हैं। सबसे तो पहले पढ़े हैं कठोर जल और मृदु जल। ऐसा जल जो साबुन के साथ झाग देता है उसे क्या कहते हैं? मृदु जल कहते हैं। जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है कठोर जल। वर्षा का जल कैसा जल? मृदु जल। अब जो कठोर जल होते हैं उसकी कठोरता भी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। अगर उबालने से कठोरता दूर हो जाए तो अस्थायी कठोरता, उबालने से कठोरता दूर ना हो तो अस्थायी कठोरता। क्लियर हो गया? अब अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट, क्लोराइड और सल्फेट। क्लियर हो गया? अब अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? अस्थायी कठोरता उबाल कर भी दूर किया जाता है और क्लार्क विधि। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब अस्थायी कठोरता जो है, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए 4 विधि प्रचलित है, जिसमें सबसे प्रचलित विधि कौन है? परमुटिट विधि। और परमुटिट विधि की खासियत यह है कि आप इससे अस्थायी के साथ साथ अस्थायी कठोरता भी दूर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए ही परमुटिट विधि का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अब एक चलिए
चलिए, पिंटू सिंह का गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ा रहा है। एक जल जिसको हम साधारण जल कहते हैं H2O, और एक नाम सुने होंगे आप किसका, भारी जल, जिसका फॉर्मूला होता है T। साधारण जल और भारी जल, इसके बीच क्या अंतर है? प्रमुख अंतर तो हम देख ही रहे हैं कि एक H2O और एक D2O है। साधारण जल H2O और भारी जल D2O, भारी जल D2O। क्लियर? जिनका भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ज्यादा है तो क्लास ऑफ कर दीजिए, रिकॉर्डिंग क्लास ही आप देखिएगा, नहीं तो तारतम्य बिगड़ जाएगा अगर किसी का बंद हो रहा है तो जिसका ज्यादा दिक्कत है तो बंद कर दीजिए, आराम से रिकॉर्डिंग बैच को और कर लीजिएगा फिलहाल, क्योंकि लाइव में यहां से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। साधारण जल और भारी जल H2O D2O दोनों का नाम आप सुने होंगे। एक का नाम तो अभी तुरंत हम पूरा विस्तार पूर्वक समझे हैं, और दूसरा भारी जल। तो ये भारी जल क्या है? तो भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है, और जल यानी कि H2O। अब सवाल है कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल क्यों कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड में जो ड्यूटेरियम है उसमें आप जानते हैं कि ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 2 ATM, 2 सॉरी ATM नहीं, AMU, 2 AMU। लेकिन वहीं साधारण जल में जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 MU। तो भारी जल को भारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का जो समस्थानिक ड्यूटेरियम है उसका परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन से क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर इस पूरे D2O का आणविक द्रव्यमान निकालिएगा तो 2 दूनी 4, 12, 16, 4, 20, यानी इसका AMU कितना निकल गया? यानी इसका आणविक द्रव्यमान कितना निकल गया? 20। वही इसका आणविक द्रव्यमान कितना? 18 MU। तो अब तो आपको समझ में आ गया कि D2O को यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल क्यों कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत है? क्यों? तो इसमें हाइड्रोजन का एक ऐसा समस्थानिक है, ड्यूटेरियम है, जिसका परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान से ज्यादा है। अब वैसे भी आप जान रहे हैं कि D2O का जो आणविक द्रव्यमान है वो 20 MU है, वहीं जल का आणविक द्रव्यमान क्या है? 18 MU है। भारी होने के कारण इसे भारी जल कहा जाता है। लेकिन क्या इनके बीच बहुत ज्यादा भिन्नताएं हैं? तो बिल्कुल नहीं, दोनों एक ही तरह होते हैं। साधारण जल भी कलरलेस होते हैं और ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी क्या होते हैं? कलरलेस ही होते हैं। यानी कि अगर एक बर्तन में भारी जल रहेगा, एक दूसरे बर्तन में साधारण जल रहेगा, तो हम अंतर नहीं कर पाएंगे, सेम टू सेम होते हैं। यानी कि जिस तरह का जल ड्यूटेरियम, जिस तरह भारी जल होते हैं, सेम टू सेम वही साधारण जल, या आप साधारण जल को देखें तो साधारण जल के समान ही होते हैं कौन? भारी जल होते हैं, और उनके गुणों को लेकर बहुत ज्यादा भिन्नताएं नहीं होती है। और जहां तक रासायनिक गुणों की बात करें तो जो रासायनिक गुण का प्रदर्शन या साधारण जल कर रहा है, उसी तरह के रासायनिक गुण का प्रदर्शन कौन करता है? भारी जल करता है। क्लियर हो गया? लेकिन एक बात आप देखे थे साधारण जल के तुलना में, कि साधारण जल 4 डिग्री सेल्सियस पर जब आता है तो इस पर इसका आयतन क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर ही इसका घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। तो जब साधारण जल की बात हम करते हैं
तो साधारण जल जो है वो 4 डिग्री पर उसका आयतन क्या होता है और 4 डिग्री पर उसका घनत्व क्या होता है। लेकिन अगर भारी जल की बात करिएगा तो इसका कितना डिग्री, 11 डिग्री सेल्सियस पर, 11 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन क्या होता है न्यूनतम, और घनत्व क्या होता है अधिकतम। घनत्व क्या होता है अधिकतम होता है। घनत्व क्या होता है अधिकतम होता है। यानी कि अगर भारी जल साधारण जल की हम कंपेयर करें तो इनके रासायनिक गुणों में कोई अंतर नहीं है। इनके रंग को लेकर, साधारण ताप पर इनकी अवस्था को लेकर कोई अंतर नहीं है। बस कुछ भौतिक गुणों को लेकर अंतर है, कुछ भौतिक गुणों को लेकर अंतर है। जैसे कि साधारण जल का बॉइलिंग पॉइंट जो है, साधारण जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री। लेकिन इसी का अगर बॉइलिंग पॉइंट देखे, इसी का अगर बॉइलिंग पॉइंट देखे, अगर भारी जल का बॉइलिंग पॉइंट देखे तो भारी जल का बॉइलिंग पॉइंट 101.7 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा। तो भारी जल और साधारण जल के भौतिक गुणों में कुछ भिन्नताएं जरूर है, लेकिन दोनों के रासायनिक गुणों में कोई भिन्नताएं नहीं है। भारी जल और साधारण जल, भारी जल और साधारण जल के रासायनिक गुण बिल्कुल समान है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर किसको लेकर है, भौतिक गुणों को लेकर है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण भौतिक गुण जल का है, उससे किस प्रकार भारी जल भिन्नताएं रखते हैं वो भी आप समझ रहे हैं। क्लियर हो गया, बात समझ गए। और भारी जल का उपयोग मंदक और शीतलक दोनों के रूप में किया जाता है। इसका जिक्र जब परमाणु रिएक्टर कर रहे थे तभी हम लोग पढ़े थे कि जो भारी जल है उसका उपयोग मंदक के रूप में भी, शीतलक के रूप में भी, दोनों रूप में किया जाता है। क्लियर, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो गया। अब आते हैं दोस्तों हाइड्रोजन का दूसरा कंपाउंड है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर साधारण ताप पर भी देखें तो साधारण ताप पर भी यह किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में, और रंग इसका होता है हल्का नीला। साधारण ताप यानी 0 डिग्री सेल्सियस। अस्थायी कठोरता में नाइट्रेट उपस्थित होता है। अस्थायी कठोरता में नाइट्रेट नहीं उपस्थित होता, नाइट्रेट किसी भी कठोरता में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, विकास कुमार, नाइट्रेट किसी भी कठोरता में उपस्थित नहीं होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो साधारण ताप पर किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर हम खुले में छोड़ दे तो यह अपने आप विघटित होकर जल, अपने आप विघटित होकर यह जल और ऑक्सीजन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जल और ऑक्सीजन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। हाँ, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में तो है, लेकिन उसको अगर आप बाहर खुला छोड़ दीजिएगा तो अपने आप विघटित होकर जल और ऑक्सीजन गैस में बदल जाएंगे। तो अगर आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड को
हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाकर रखना है तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए थोड़ा सा उसमें ग्लिसरीन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरीन मिलाया जाता है। अगर ग्लिसरीन नहीं मिलाएंगे तो आप बाहर में रखिएगा, वो अपना अस्तित्व बचा ही नहीं पाएगा, वो टूट जाएगा। किसमें? जल में, ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में है, लेकिन उसको बाहर में केवल खुला छोड़ दिया जाए तो वो जल और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और इससे बचने के लिए हम हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या मिलाते हैं? ग्लिसरीन मिलाते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या मिलाते हैं? ग्लिसरीन मिलाते हैं। ग्लिसरीन मिला देने पर ये जो टूटने की प्रक्रिया है बहुत धीमी धीमी हो जाती है। क्लियर? अगला है कि इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम बनाएंगे कैसे? लैब में अगर हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने की दो प्रमुख विधि या दो प्रमुख प्रयोगशाला विधि है। अगर आप सोडियम परऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दीजिए, या बेरियम परऑक्साइड, ये बेरियम परऑक्साइड है, बेरियम परऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दीजिए। दोनों स्थितियों में आपका बनकर तैयार होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। दोनों स्थितियों में आपका बनकर तैयार होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो लैब में, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन परऑक्साइड को कैसे समाप्त किया जाता है? तो लैब में हाइड्रोजन परऑक्साइड को तैयार करने के लिए या तो सोडियम परऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवा दीजिए, या फिर बेरियम परऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, BaO2 बेरियम परऑक्साइड है। इन दोनों से अभिक्रिया होने के फलस्वरूप जो है, इन दोनों से अभिक्रिया होने के फलस्वरूप जो है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड बनकर रेडी हो जाएगा। क्लियर? अब हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, इसकी एक खास बात है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हम बात किए थे जब जल के बारे में पढ़ रहे थे। जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। जल को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? तो जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का, दोस्तों, हाइड्रोजन परऑक्साइड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जल से ज्यादा होता है। जल से क्या होता है? ज्यादा होता है, जल से ज्यादा होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल विलायक के तौर पर, सॉल्वेंट के तौर पर बहुत कम होता है, 9 के बराबर होता है। जल से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी जल से ज्यादा घुलाने की क्षमता मौजूद है किसमें? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। लेकिन इसका इस्तेमाल विलायक के तौर पर किया नहीं जाता, किया भी जाता है तो सीमित रूप से। ऐसा क्यों? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में ब्लीचिंग का गुण है, विरंजक का गुण है, यानी ये रंगीन पदार्थ के रंग को उड़ा करके उन्हें श्वेत बना देते हैं। लाल कपड़ा डुबाइए हाइड्रोजन परऑक्साइड में, निकालिए उजला, सारा रंग को उड़ा देगा। यानी जो ब्लीच करने की क्षमता क्लोरीन में मौजूद है, सल्फर डाइऑक्साइड में मौजूद है, वही ब्लीच करने की क्षमता किसमें मौजूद है? अब ब्लीचिंग का गुण है, विरंजक का गुण है, मतलब रंगीन पदार्थों के रंग को उड़ा देता है और ये त्वचा के लिए खतरनाक भी होते हैं। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे त्वचा पर गिर जाए तो फोफिले बना देंगे। क्लियर बात समझ गए?
तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में इतना याद रखना है काफी है, इससे ज्यादा याद रखने की कोई जरूरी नहीं है। क्या क्या पढ़े हम? हाइड्रोजन पेरोक्साइड साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं, लेकिन वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर यह टूट जाते किसमें? इससे बचने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या मिला जाता है? ग्लिसरीन मिला जाता है। क्या मिला जाता है? ग्लिसरीन मिला जाता है। इसको तैयार कैसे करेंगे? सोडियम पेरोक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दें, बेरियम पेरोक्साइड का अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दे। क्लियर? और सबसे खास बात है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जल से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? एनी प्रॉब्लम? तो दोस्तों हाइड्रोजन हो गया आपका समाप्त। क्लियर? सिलिकॉन बहुत छोटा टॉपिक है तो उसको पढ़ ही लेते हैं। सिलिकॉन को देख ही लीजिए, ज्यादा इसके बारे में एग्जाम में भी नहीं पूछा गया तो इसको देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन क्लियर हो गया। चलिए हाइड्रोजन क्लियर है। चलिए एक करे कि सब झूठ बोल रहा है कि क्लास अच्छा से चल रहा है। क्या दिक्कत है? यहां से तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्लास में। तो देख रहे कंप्यूटर पर सब कुछ ओके ओके है। झूठ काहे बोलेगा जब? क्या सब पैसा दिया है तब पर आ रहे हो तो झूठ बोलने की इसमें क्या दिक्कत? अब फालतू का एक बार मैसेज देख लिए, जवाब दे दिए, झूठ मूठ का कमेंट मार रहा है। मार रहे तो हमको भी बंद करना आता है। तुम बार बार मारेगा तो हम बंद करेंगे क्या? अब बार बार मैसेज आता है कि मैसेज को बार बार इरिटेशन आने लगता है, ये दिक्कत है। अमन कुमार, अंकित कुमार, ठीक है। चलिए सबका चल रहा। आइए सिलिकॉन को देख लेते हैं। सिलिकॉन जिसका परमाणु संख्या कितना है? 14 और परमाणु द्रव्यमान कितना? 28। सिलिकॉन जिसका परमाणु संख्या को किसमें डिनोट किया जाता है? जेड में, और द्रव्यमान संख्या को ए में। हालांकि परमाणु द्रव्यमान को सूचित करने के लिए किसी विशेष शब्द की उपयोग नहीं किया जाता है। तो सिलिकॉन जिसका परमाणु संख्या 14 है और परमाणु द्रव्यमान 28 है, सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन को हम समझ लेते हैं। हाइड्रोजन के क्लासिफिकेशन पर चर्चा इसलिए नहीं किए, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आप ये पता करिए कि पीरियोडिक टेबल में उसका स्थान कहां पर है। हम हाइड्रोजन के क्लासिफिकेशन पर चर्चा इसलिए नहीं किए थे कि हाइड्रोजन विवादित विषय है पीरियोडिक टेबल का, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर कोई विवादित विषय किसी अन्य तत्व के संदर्भ में आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में कोई विवाद नहीं है। तो सिलिकॉन जिसका परमाणु संख्या 14 और परमाणु द्रव्यमान 28 है, सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन को हम समझते हैं। और दोस्तों क्लासिफिकेशन को समझने से पहले, क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। और अगर परमाणु संख्या 14 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? और इलेक्ट्रॉन 14 है तो इसका परमाणु संख्या 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 3p2। यानी पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, और दूसरा में, और तीसरा में 4।
तीसरा के एस में 2, तीसरा के पी में 2, तो टोटल 4। तो ये आपका पहला में 2, सॉरी पहला में 2। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिलिकॉन का आपके सामने में, और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर आवर्त का पता लगे तो आवर्त कौन होगा? 3। एक तत्व के परमाणु में जितने सेल होते हैं उतना ही उसका आवर्त संख्या होता है। सिलिकॉन के परमाणु में कुल कितने सेल हैं? 3 सेल है, तो इस सिलिकॉन का आवर्त क्या होगा? 3। उसके बाद ब्लॉक। अब ब्लॉक, वैसे नॉन मेटल चैप्टर पढ़ रहे हैं और आप जानते हैं कि नॉन मेटल किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का है, ये बात हम जानते हैं। नॉन मेटल पी ब्लॉक का है, लेकिन आप देखिए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में गया है? पी में। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाए तो एस ब्लॉक, और अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाए तो पी ब्लॉक। और यह ब्लॉक कौन ब्लॉक है? पी ब्लॉक है, यानी सिलिकॉन पी ब्लॉक का। और जो भी नॉन मेटल है वो पी ए ब्लॉक के हैं। जो भी नॉन मेटल है वो किस ब्लॉक के हैं? पी ब्लॉक के हैं। और जब ब्लॉक का पता लग गया तो वर्ग का पता आसानी से लग सकता है। अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो पी ब्लॉक के एलिमेंट का वर्ग बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस 10। संयोजी मतलब अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? यानी सिलिकॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। और पी ब्लॉक को वर्ग, पी ब्लॉक के तत्वों का वर्ग प्राप्त करने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ दिया जाता है। कितना हो गया? 14 हो गया। निकल गया सिलिकॉन का क्लासिफिकेशन। सिलिकॉन किस आवर्त में है? सिलिकॉन किस ब्लॉक में है? अधातु किस ब्लॉक में होते हैं? सिलिकॉन किस वर्ग में है? सिलिकॉन किस वर्ग में है? सिलिकॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। सिलिकॉन में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। अब यह जो सिलिकॉन जो है, क्लासिफिकेशन समझ गए कैसे कैसे किए, वो भी आप समझ गए। अब सिलिकॉन जो है, अगर पृथ्वी के भूपर पट्टी को देखे, पृथ्वी के भूपर पट्टी, भूपर पट्टी समझ रहे हैं ना, उस पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी का भूपर पट्टी का सर्वाधिक भाग किससे बना हुआ है? सिलिकॉन से बना हुआ है। भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ है? सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा कौन पदार्थ है? सिलिकॉन। लेकिन प्रकृति में सिलिकॉन मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं है। तो किस रूप में मौजूद है? तो सिलिका के रूप में मौजूद। सिलिका, और सिलिका मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद है। यानी कि प्रकृति में आप सिलिकॉन को डायरेक्ट, सिलिकॉन की मुक्त अवस्था में उपलब्धता नहीं है, लेकिन पृथ्वी के भूपर पट्टी पर पर्याप्त मात्रा में क्या उपलब्ध है? सिलिका। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही क्या कहते हैं? सिलिका कहते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही क्या कहते हैं? सिलिका कहते हैं। अब सिलिका भी मौजूद है 3 तरह से। सिलिका के भी कितने रूप मिलेंगे? 3 रूप मिलेंगे आपको। एक क्वार्ज। क्वार्ज क्या है? सिलिका। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा क्वार्ज क्या है? सिलिका। दूसरा है क्रिस्टो बेलाइट, क्रिस्टो। और तीसरा है टराई डाई माइट। टराई डाई माइट। क्लियर हो गया? बात समझ गया? तो प्रकृति में सिलिकॉन की सबसे ज्यादा उपस्थिति किस रूप में है? सिलिका के रूप में है। किस रूप में है?
और सिलिका भी आपको पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर कितने रूप में मिलेंगे? 3 रूप में मिलेंगे, क्वार्ज, क्रिस्टोबेलाइट, टेराडाइमाइट। आपसे क्वेश्चन पूछे ये क्वार्ज क्या है? ये सिलिका है। ये क्रिस्टोबेलाइट क्या है? सिलिका है। ये आपसे पूछ दे परीक्षा में कि टेराडाइमाइट का सूत्र क्या होता है? SiO2। सिलिका का ही सब अलग अलग स्वरूप है, जैसे संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट, क्या चूना पत्थर भी कैल्शियम कार्बोनेट। एक ही कैल्शियम कार्बोनेट प्रकृति में अलग अलग तरह से उपलब्ध है कि नहीं? ठीक उसी तरह पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर जो सिलिका है, जिस सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, वो कई रूपों में मौजूद है। क्वार्ज सिलिका है, क्रिस्टोबेलाइट सिलिका है, टेराडाइमाइट सिलिका है, और सिलिका का ये सभी जो है ना, सिलिका का क्रिस्टलीय स्वरूप है। ये क्या है? क्रिस्टलीय स्वरूप है। सिलिका का एक अक्रिस्टलीय स्वरूप भी पाया जाता है, अक्रिस्टलीय स्वरूप भी पाया जाता है, और वो है किसेल गुड़। किसेल गुड़। अब ये अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय समझ रहे हैं ना? पदार्थ जिसमें अणु एक नियमित आकृति में जुड़े होते हैं उसे क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। बस समझ गए ना? पदार्थ में जब पदार्थ के अणु एक निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? और जब पदार्थ में उपस्थित पदार्थ के अणु किसी निश्चित आकार आकृति में नहीं बल्कि जिगजैग तरीके से जुड़े उसे क्या कहते हैं? यानी कि ये क्रिस्टलीय स्वरूप है सिलिका का। मतलब ये सब पदार्थ में अणु जो होते हैं वो व्यवस्थित तरीके से जुड़े होते हैं एक दूसरे से, और यह सिलिका का अक्रिस्टलीय स्वरूप है। इसका मतलब है कि इसमें सिलिका के अणु किसी निश्चित क्रम में जुड़े नहीं होते हैं, जिगजैग तरीके से जुड़े होते हैं। तो आपको प्रकृति में जो क्वार्ज दिख रहे हैं, क्रिस्टोबेलाइट दिख रहे हैं, टेराडाइमाइट दिख रहे हैं, किसेल गुड़ दिख रहे हैं, ये सब के सब क्या है? सिलिका है। ये सब के सब क्या है? सिलिका है। और इसमें क्रिस्टलीय स्वरूप कितने हैं? 3। और क्रिस्टलीय स्वरूप का मतलब समझे कि ना? पदार्थ जिसमें अणु एक निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है, पदार्थ जिसमें उसके अणु किसी निश्चित क्रम में नहीं जुड़ा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय। और सिलिका का अक्रिस्टलीय स्वरूप कौन है? किसेल गुड़। सिलिका का अक्रिस्टलीय स्वरूप कौन है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब इसकी क्या उपयोगिता है? उपयोगिता यह है दोस्तों कि आप पृथ्वी पर जितना बालू देख रहे हैं, जितना रेत देख रहे हैं, वो क्या है? क्वार्ज के चूर्णित स्वरूप को ही क्या कहते हैं? बालू। रेत भी आप जानते हैं, छोटे छोटे दानेदार के लिए आप कौन शब्द इस्तेमाल करते हैं? रेत। बड़े आकार के दाने वाले को आप क्या बोलते हैं? बालू। ये जो रेत और बालू है, बालू तो आप जानते हैं कितनी उपयोगी है। हालांकि रेत उपयोगी नहीं है, लेकिन वो मरुस्थल में जो रेत बिछा हुआ है, बालू जिसका इस्तेमाल बृहद पैमाने पर घर बनाने में किया जाता है, ये रेत और बालू क्या है? और ये सिलिका का कौन सा स्वरूप है? क्वार्ज। और इसकी कोई कमी है पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर? बालू और रेत भरा हुआ है। मरुस्थल तो पूरा थार मरुस्थल और जो भी मरुस्थल है बाकी सब रेते से ढका होता है। तो जो रेत और बालू देख रहे हैं वो भी वास्तव में सिलिका है। वो किस प्रकार का सिलिका है? क्वार्ज। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब तो अगर हम इसका उपयोग खोजे, सिलिका का उपयोग खोजे, तो आप जान ही गए बालू की क्या उपयोगिता, ये बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी उपयोगिता है
कि सिलिका जेल, सिलिका से एक खास प्रकार के जेल बनाए जाते हैं जिसमें नमी को अवशोषित करने का गुण होता है। तो सिलिका जेल का इस्तेमाल दवाई के शीशियों में, कॉस्मेटिक पदार्थ के शीशियों में इसलिए दिए जाते हैं कि ताकि ये नमी को अवशोषित करके पदार्थ को लंबे से लंबे समय तक ठीक करके रखे। खासकर दवाई जो होता है, दवाई में या किसी भी चीज को नमी से बिल्कुल दूर रखना है तो उसमें एक गोली का इस्तेमाल किया जाता है। वो गोली होती है सिलिका जेल, और सिलिका जेल की खासियत होती है कि ये नमी को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ये नमी को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। क्लियर बात समझ गए? कोई दिक्कत? सिलिकन के आज काम काहे न कर रहे? क्या हुआ है बोर्ड को जी? लिख भी रहे तो कोई स्थिति नहीं। बस सब कुछ को डिलीट फिलीट मार के जाना आज। अगला दूसरा कंपाउंड है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, इसके बारे में याद रखना कि इसको कहा जाता है कृत्रिम हीरा। और कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड को क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कठोरता किसके समान होती है? हीरा। ये हीरा के समान चमकते नहीं है, काले रंग के होते हैं। और वैसे भी कार्बन जो है काला काला, तो इसे कृत्रिम हीरा कहते हैं सिलिकॉन कार्बाइड को। ये हीरे की तरह ना तो चमकते हैं, न ही हीरे की तरह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हैं, बल्कि इसे कृत्रिम हीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कठोरता बिल्कुल किसके समान है। और जहां पर हीरा का इस्तेमाल होता है, आभूषणों को छोड़कर अन्य किसी कार्य हेतु अगर हीरा का इस्तेमाल करना है तो सस्ता बनाने के लिए वहां क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कांच को काटने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? अगर हीरा नहीं है, वो काफी महंगा होता है, तो उसके जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड। तीसरा आपको याद रखना सिलिकेट खनिज, कई बार नाम सुने होंगे। यह सिलिकेट खनिज क्या है? तो सिलिकेट खनिज के बारे में यही याद रखेगा, ऐसे खनिज जिनमें SiO4 जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 माइनस, इसलिए क्योंकि क्या धातु है तो 4 होती है पूरे ग्रुप की वैलेंसी। तो ऐसे खनिज जिसमें SiO4 होते हैं, O4 अणु होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे सिलिकेट खनिज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिलिकेट खनिज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिलिकेट खनिज कहते हैं। क्लियर? अब प्रमुख सिलिकेट खनिज का नाम दिया हुआ है फ्लेट एस्पार, अबरक, एस्बेस्टस। हाँ, कांच और सीमेंट भी क्या है? सिलिकेट ही है। कांच और सीमेंट क्या है? सिलिकेट ही है। क्लियर? तो हाइड्रोजन क्लियर हो गया, सिलिकॉन क्लियर हो गया। अगला क्लास में कार्बन होगा। मिलते हैं कार्बन के साथ। क्वेश्चन बनाते जाइएगा।
चलिए, बिहार पुलिस का सेट कब आएगा? बिहार पुलिस का सेट बिहार पुलिस परीक्षा के 3 दिन बाद आएगा। कितना बार इसका उत्तर हम दे चुके हैं। जो भी तैयारी कर रहे हो अब वो काहेल सेट के पीछे भाग रहे हैं। वो जो सेट खरीद कर मारे हैं अब उसी का रिवीजन करने का समय है। रेस के बीच में घोड़ा नहीं बदला जाता है, समझे कि नहीं समझे? जिस तरह बीच रेस में घोड़े नहीं बदले जाते हैं, वैसे एग्जाम के नजदीक आकर किताबों को नहीं बदला जा सकता। लेकिन मार्केटिंग करने वाला लोग आपको यह बताएगा नहीं, ठीक है? क्या हुआ नीचे? क्या हुआ? बता रहे। देखे? अरे विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया। क्या के? नहीं, वोल्ट मीटर होगा तो। अंग्रेजी वाला है क्वेश्चन? कहाँ है? पोटेंशियल डिफरेंस ही ना विद्युत विभाग आए, एक्टिव पोटेंशियल वोल्ट मीटर से मापेंगे।